आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस सीरीज का आज क्लास नंबर 21 है और आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको ग्रेविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। साथ ही कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसी भी एग्जाम में साइंस में इन चैप्टर से, तो आप उसको एकदम हवा की तरह उड़ा के ले जाएंगे, ये मेरे वादा है। कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, सेशन का मजा आएगा, तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है कि दो गेंद है ए और बी, जिसका वजन आपको दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है। फिर क्या बताया गया आपसे फिर क्या पूछा गया है कि उन्हें जो है 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, बी है भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, ऑप्शन सी है भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप क्लास नंबर 20 देखें तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस किए थे। तो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो दिया गया आपके पास कि दो गेंद है, क्या दो गेंद है, एक गेंद ए हो गया और दूसरा गेंद आपका बी हो गया। दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। गेंद ए का द्रव्यमान आपके पास है 10 kg, गेंद बी का द्रव्यमान आपके पास है 1 kg। अब दोनों को सेम ऊंचाई से गिराया जाता है। ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। इसके पास भी 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाएगा और गेंद बी को भी आपको 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाएगा। तो पूछा गया है कि क्या कथन सही होगा, यानी पहले ए गिरेगा, बी गिरेगा, या दोनों एक साथ गिरेगा, हम लोग इसको देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले आपको जो हाइट दिया गया है, हाइट आप लिख लेंगे कितना? हाइट आपके पास है 20 मीटर। इसका जो प्रारंभिक वेग, क्योंकि दोनों ही एक साथ गिरेगी, एक साथ हम लोग छोड़ रहे हैं, तो दोनों का ही प्रारंभिक वेग शुरुआत में क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। h उसका हो गया हाइट। तो हम लोग जो गति समीकरण, 3 गति समीकरण है, तो 3 गति समीकरण में से हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला को? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्या? 2gh। नेक्स्ट सेशन में नहीं, इससे पहले वाला सेशन में हम लोग गति समीकरण पर डिस्कस किए थे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आपका गति समीकरण हुआ। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको v का मान निकालना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अंतिम वेग दोनों का क्या होगा, पहले गिरेगा या बाद में गिरेगा। तो इस समीकरण से आप देख पा रहे होंगे कि v है अंतिम वेग। v क्या है? इसका अंतिम वेग। ठीक है। u क्या है? इसका प्रारंभिक वेग। g गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट। तो तीनों में कहीं पर भी मास से कोई लेना देना नहीं है। मास से क्या है? कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो u का वैल्यू कितना आपका? 0 हो जाएगा, क्योंकि u क्या है आपका? 0 है। फिर प्लस 2gh, उसको जैसे क्या वैसा ही रहने देंगे हम लोग। और h क्या है? 20 है। h क्या है यहाँ पर? 20 है। ठीक है, उसको में रहने देंगे। ये डाटा दिया गया है आपको खाली घुमाने के लिए। तो आप यहाँ से v स्क्वायर, v का मान आपके पास निकल के आ जाएगा √2gh। क्या आ गया? 2gh। तो आप यहां देख पा रहे होंगे दोनों का अंतिम वेग समान होगा। क्या होगा? दोनों का अंतिम वेग इक्वल होगा। मास से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस केस में दोनों ही गेंद भूमि पर एक साथ पहुंचेगी, यानी दोनों ही गेंद भूमि पर क्या होगी? ए और बी एक साथ पहुंचेगी। ये आपको समझ में आ गया। 3 गति समीकरण क्या क्या हो गया? पहला तो यहाँ एक लिख दिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। दूसरा हो गया आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या हो गया आपके पास? तीसरा आपका पास क्या है, जिससे हम लोग त्वरण का फॉर्मूला निकालते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो हम लोग इसको और करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी। तो 3 गति समीकरण आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। गति का जो पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी से हम लोग त्वरण का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पास ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों ही गेंद भूमि पर एक साथ पहुंचेगी। सेशन मजा आ रहा तो लाइक ठोकिए। अगर आपको सेशन को रेगुलर देखेंगे तो साइंस का डर आपके मन से खत्म हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप एक बार पढ़ने के बाद दूसरा बार आपको भूलने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है और झारखंड के जितने भी आने वाले एग्जाम है
उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। झारखंड के भी क्वेश्चन हम कराएंगे, बट झारखंड में उतना ज़्यादा एग्जाम नहीं हुआ है कि मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन हो, इसलिए बाकी जो जो एग्जाम हुआ है उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। जैसे पीसीएस वाला सेशन खत्म होगा, हम लोग एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन उठाएंगे, रेलवे का क्वेश्चन उठाएंगे, पूरा जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन अभी तक आप पढ़ लिए होंगे। क्या कथन स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि जो हम लोगों का मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ये आपका है स्टेटमेंट। ये क्या है आपके पास स्टेटमेंट। इसका कारण क्या लिखा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये इसका कारण है। तो निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। क्या क्या ऑप्शन दिया गया आपके पास कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। पहला बात हम लोग कथन को समझेंगे कि कथन सही है कि नहीं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है वो पृथ्वी पर जी के मान का कितना होता है 1/6। ये सही है, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है, इसलिए वजन भी क्या हो जाएगा वहां पर 1/6 हो जाएगा, क्योंकि जी के मान भी 1/6 हो जा रहा है। जैसे हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे पृथ्वी से, पृथ्वी पर मान लेते जी का मान 60 है। कितना है? जी का मान 60 है। ये है पृथ्वी पर, कहां पर है? पृथ्वी पर जी का मान 60 है। तो वही अगर हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे तो जी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/6 × 60, यानी कि 10 हो जाएगा चंद्रमा पर जी का मान। तो स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा सही है, बट जो कारण दिया गया है ना यहाँ पर कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये कारण सही नहीं है। ये क्या कारण सही नहीं है? इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण इसका गलत है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार यानी तो वेट, भार यानी तो वेट, दो चीज होता है, एक भार और एक द्रव्यमान। हम लोग क्लास नंबर 19 में भार और द्रव्यमान के बारे में आपको समझाए थे कि दोनों क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो भार जो होती है, भार का जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द जी का वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, बट जो द्रव्यमान होती है वो हर जगह क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कोई भी पिंड है उसका जो भार है, ऑप्शन नंबर ए कि पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, ऑप्शन सी कि विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होती है। तो इसका आप सही उत्तर देंगे। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये हम लोगों का अर्थ है। ये क्या हम लोगों का अर्थ है? अर्थ के बीचों बीच जो लाइन गया है उसे हम लोग विषुव रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं उसको। इसके ऊपर में हम लोगों का नॉर्थ पोल है और इसके नीचे हम लोगों का साउथ पोल है। दोनों के इक्वेटर के आगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ज्योग्राफी के क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी का सेशन है। तो ये इक्वेटर हो गया। तो पहले कोई भी पिंड का जो भार होती है, कोई भी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होती है वो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर सबसे कम होती है। इक्वेटर पर जी का मान जो होती है, इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम। आप इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा बाद में फिर आएगा रिपीटेशन में यही चीज को। तो नेक्स्ट वाला सेशन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको आसान हो जाएगा उत्तर देना। तो इक्वेटर जो होती है, विषुवत रेखा जो होती है, विषुव जो होती है, वहां पर आपका जी का मान जो होती है वो सबसे कम होती है, और जो ध्रुव होती है, ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होती है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर अगर कोई चीज का भार इक्वेटर में अगर 10 kg है तो आप अगर ध्रुव में ले जाएंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा, और ध्रुव में अगर कोई चीज आप खरीदेंगे और आप विषुवत रेखा में आएंगे तो उसका भार घट जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गया। तो इससे आपको क्लियर हो जा रहा है कौन सा सही है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्या होती है? ध्रुवों पर। तो कोई भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। पृथ्वी तल पर हर जगह समान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी तल पर हर जगह जी का मान वेरी करता है। यह ऑप्शन सी लिखा था विषुवत रेखा पर अधिक होता है, गलत है। विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है, और ये डी वाला तो कोई इसका औचित्य ही नहीं कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होती है। पिंड का जो भार होती है, वेट जो होती है, डब्ल्यू, भार को हम लोग वेट कहते हैं। डब्ल्यू किसके बराबर होती है? डब्ल्यू जो बराबर होती है मास यानी कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी। कोई पिंड का द्रव्यमान तो रहेगा ही, और जैसे जैसे हम लोग उसको बदलाएंगे, जगह चेंज करेंगे, तो जी के अकॉर्डिंग उसका मान भी चेंज होगा। तो आप याद रखिएगा कि जो किसी भी पिंड का जो भार होती है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भार कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? पहला है कि ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी कि पृथ्वी के सतह पर सब जगह समान,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए कि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड का भार जो होती है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है और विषुव जो होती है, विषुवत रेखा जो होती है वहां पर सबसे कम होती है। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मानव शरीर का भार जो होती है वो ध्रुवों पर क्या होती है, अधिकतम होती है। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक पिंड का अधिकतम भार, कोई पिंड है उसका मैक्सिमम भार निम्नलिखित में से किसमें होती है। या 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको, वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कोई भी पिंड का जो द्रव्यमान है, कोई भी पिंड का मास, आप इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी चीज का, कोई भी पिंड का जो द्रव्यमान होती है वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। और उसका जो भार है, उसका जो वेट है, कोई भी पिंड का वेट जो है वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। कितने चीजों पर, 2 चीजों पर। पहला तो हो गया आपका गुरुत्व बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल पर डिपेंड करेगा। कोई भी पिंड का भार जो है 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला हो गया आपका गुरुत्व बल और दूसरा पिंड पर लगने वाले उत्क्षेप बल। क्या उत्क्षेप बल होती है, एक पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल, पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। इन दोनों चीजों पर उस चीज का भार डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे आप देख रहे हैं वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चारों में से हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की है। हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का है। और इसी कारण जो होती है, जिसके हाइड्रोजन हल्का होने के कारण यहाँ पर उत्क्षेप बल बहुत ही कम लगेगा। क्या लगेगा, हाइड्रोजन हल्का होने के कारण उत्क्षेप बल जो है बहुत ही कम लगेगा, जिसके कारण पिंड का जो भार है सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको समझ में आ गया। मास कांस्टेंट रहता है, वेट 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक गुरुत्व बल और दूसरा उत्क्षेप बल पर डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन जो है उसमें क्या होती है, उत्क्षेप बल क्या होती है, कम लगती है, जिसके कारण पिंड का भार हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण। यानी गुरुत्व के अधीन कोई विरामावस्था से मुक्त रूप से, विरामावस्था पहले क्या था, विरामावस्था में, पहले किसमें था वो, विरामावस्था में था, यानी मतलब उसका प्रारंभिक वेग जो है u इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। फिर उसको हम लोग मुक्त रूप से गिरा दे रहे हैं तो t समय में, टाइम कितना दिया है, t समय कितना है t, और कितना डिस्टेंस मूव करता है, डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस मूव करेगा उसे हम लोग d लिखे, विस्थापन कितना मूव किया d। तो कौन सा चार्ट इसका सही हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे जो फॉर्मूला आपके पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जब कोई 2 वस्तुओं के बीच का हम लोग को दूरी निकालना होता है तो s से हम लोग डिनोट करते हैं उसको, और गति समीकरण जो होता है हम लोगों का s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लोगों का हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही हम देखें कि पहले क्या था, विरामावस्था में था, विरामावस्था में होने के कारण उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, तो आपका ut वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा कितना बचेगा, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर बचेगा। या हम लोग यहाँ g भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिर रही है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर समीकरण आपका एकदम परफेक्ट इक्वेशन होगा। और ये जो इक्वेशन है हाफ s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, एक पैराबोला। आप मैथ में पढ़ेंगे क्लास 11-12 में कि पैराबोला का जो इक्वेशन होती है वो s हाफ gt स्क्वायर होती है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कौन सा पैराबोलिक फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एक पैराबोलिक फॉर्मेशन बना रही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट आपके पास पूछा गया क्वेश्चन में कि एक ऊंची इमारत से, कोई एक ऊंची इमारत से एक गेंद को जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 3 सेकंड बाद उसका वेग। तो यह हम लोग गति का कौन सा समीकरण का यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक गेंद को गिराया जा रहा है, या v प्लस यू इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं, जी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका त्वरण दिया गया है a इक्वल टू, या इसे हम लोग जी भी बोलते हैं, तो ठीक है, a इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। ठीक है, 9 आपको समय कितना दिया गया है, 3 सेकंड। टाइम कितना दिया गया है, 3 सेकंड आपको समय दिया गया है। अब समान त्वरण के साथ हम लोग गिरा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपका जो u का मान होगा, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा, उसका 0 होगा, क्योंकि हम लोग उसको गिरा रहे हैं तो प्रारंभ में उसके पास कोई भी वेग नहीं है, बाद में वो वेग को अटेंड करेगा, तो प्रारंभिक वेग आपका 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का v निकालना है, उसका अंतिम वेग निकालना है। तो u आपका 0 हो गया, यहाँ a का वैल्यू है आपका पास 9.8 और आपके पास टाइम दिया गया कितना, 3 का।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास जो आंसर आएगा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, कितना आ जाएगा आपके पास 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग उसका अंतिम वेग निकाले। तो इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, अब आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने से ही आप बाकी जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाए, वो आप आसानी से आंसर कर सकते हो उसको। चलो वही वाला है, यहाँ पेज बचा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विनाशकारी भूकंप जो होती है उसका गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा। कोई भी विनाशकारी भूकंप अगर आती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन आएगा और उसका वैल्यू आपके पास कितना आएगा। तो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। कितना होगी इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है 100 किलोग्राम है। पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम है और गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान जो दिया है आपके पास अर्थ में जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ जी ई लिखा है, यानी अर्थ में जो जी का मान दिया है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। और वस्तु का जो पृथ्वी पर द्रव्यमान है, वस्तु का पृथ्वी यानी एमई पृथ्वी पर द्रव्यमान है उसका 100 kg, कितना है 100 kg। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी जितना अर्थ है उसका 1/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। तो ये तो सभी को पता ही है, यूनिवर्सल है कि पृथ्वी पर जी का मान जितना है उसका 1/6 गुना कहाँ पर होती है चंद्रमा पर होती है। तो उसी वस्तु को अगर हम लोग चंद्रमा में ले जाएंगे 100 kg वजन को, चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा। तो अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका मास दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है जी दिया गया है। कितना क्या दिया गया है जी दिया गया है आपको। तो कोई भी वस्तु का द्रव्यमान जो होती है वो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का भार में परिवर्तन होता है। हम लोग पहले देखे थे वस्तु का जो भार होती है W होती है वो मास इंटू जी, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको जी से आपका मास पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, आपका भार में चेंज होगा। अगर यहाँ पूछता वस्तु का भार कितना होगा तब हम लोग उसको 1/6 लगा के हम लोग उसका न्यूमेरिकल निकाल सकते थे, वैल्यू निकाल देते। बट यहाँ पर आपसे द्रव्यमान पूछा गया है और आपको पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान का जो वैल्यू होती है हर जगह कांस्टेंट होती है। क्या होती है हर जगह द्रव्यमान का वैल्यू आपका कांस्टेंट होती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा पर भी उस वस्तु का द्रव्यमान 100 kg ही होगा। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा 100 kg ही होगा, बट उसका भार अलग होगा। उसका भार वहाँ 60 kg हो जाएगा। 100 का 1/6 गुना आप करेंगे तो आप वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो उतना हो जाएगा आपका भार की बात करें हम लोग 100 का 1/6 गुना उसका भार हो जाएगा अगर हम लोग भार पूछे। बट द्रव्यमान उसका उतना ही रहेगा, द्रव्यमान उसका 100 kg ही रहेगा। ये क्वेश्चन IAS के प्री एग्जाम में पूछा गया 2001 में, कॉन्सेप्ट वाला था। बहुत कोई क्या करेगा जी का वैल्यू निकाल के इसका आंसर दे देगा और टिक कर देगा 100/6 किलोग्राम, जो कि पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया द्रव्यमान, आप भार निकाल के वहाँ आ जाइएगा। तो ये समझ में आपको आ गया। जैसे हम ही यहाँ तक कर रहे थे तो आपको क्या निकाल, हम भी सोच रहे थे भार निकालेंगे, पर जैसे यहाँ पर पढ़े कि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा तो तुरंत माइंड पर क्लिक किया कि यहाँ पर द्रव्यमान जो होती है हर जगह कांस्टेंट रहती है और भार जो होती है हर जगह बदलती है। जी के अकॉर्डिंग भार का मान भी चेंज होती रहती है। ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे आप कि भारहीनता क्या होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी कि जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तब भारहीनता होती है, या निर्वात की स्थिति में भारहीनता होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया MPPCS में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही बहुत ही जल्द जो है बाकी सेशन स्टार्ट किया जाएगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, झारखंड जी के चल ही रहा है। अभी हम लोग साइंस को ख़त्म कर देंगे आपका JSS CGL के एग्जाम से पहले ही। तो अगर आप चाहते हैं कि JSS CGL में आपका 60/60 आ जाए साइंस में, तो आप सेशन को डेली अटेंड कीजिए। डेली अटेंड करने से ही साइंस का डर आपका खत्म होगा और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जोहार झारखंड।